हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज में। मैं आपका दोस्त आर रंजन। दोस्तों, ये न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन और यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये तीनों में दो चीज़ें अभी जो है सारे दोस्तों के मन में शंकाएं बनी हुई है कि न्यू पेंशन हो चाहे यूनिफाइड पेंशन हो। ये दोनों में सबसे पहले में चुनने का प्रावधान दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या नया है और क्या हम यूपीएस में जा सकते हैं कि न्यू पेंशन में ही रह सकते हैं, इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे और पूरी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिफाइड पेंशन जो होती है उसमें अगर हम जाते हैं तो क्या कितना फ़ायदे मिलेंगे, और न्यू पेंशन स्कीम में अगर हम रहते हैं तो रिटायरमेंट के समय में कितने फ़ायदे हम लोग को मिलने वाली है। दोस्तों, ये पहले हम न्यू पेंशन की बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम जो है पूर्णतः बाजार पर आधारित स्कीम है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी बाजार पर आधारित होती है, समझिए कि अदृश्यमान होती है, कि कितना हो सकता है इसका कोई भी आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो संभावना रहती है कि परंतु लंबी अवधि तक अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी अमाउंट डालते हैं तो उसकी संभावना अधिक रहती है कि वो रिटर्न जो होता है वो बहुत अच्छे नहीं, कहिए उसको बहुत बहुत अच्छे आने की प्रबलता बनी रहती है, जिसके कारण आपको रिटायरमेंट के समय 60% की एक भारी भरकम रकम आपके खाते में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर 40% की राशि से आपकी पेंशन जो निर्धारित हो जाती है वो भी उस समय तक ले काफ़ी हद तक ले ठीक हो जाएगी, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन में 50% है। तो आपका भी ये जो 40% जमा होकर के उस समय तक ले आपको मैक्सिमम 27% तो ऐसा ही 28% तो ऐसा ही हो जाने वाला है। तो दोस्तों, ये देखिए कि अभी कैसे होगी, ये सारी कैलकुलेशन मैं करके दिखाने वाला हूँ। इसके साथ ही यदि कोई एनपीएस कर्मचारी का सेवा काल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो उसके कर्मचारी के पत्नी हो या पति हो, ओल्ड पेंशन कर्मी के तहत पेंशन दी जाती है, न कि आपको एनपीएस के तहत दी जाती है। साथ ही मृत कर्मचारी का अपना स्वयं की 10% राशि जो है बिना ब्याज के उसके आश्रित को लौटा दी जाती है। यानी जो आपको 10% आप दे रहे हैं और 14% गवर्नमेंट देती है, जो उसको 18.5% करने जा रही है, उसकी बात करें तो अब देखिए आश्रित को जो दी जाती है उसमें एनपीएस में देखिए एक चीज़ और बता दें आपको, ग्रेजुइटी की बात की गई है एनपीएस में, लेकिन यूपीएस में अभी तक ग्रेजुइटी की बात कहीं से नहीं की गई है। तो हम लोग यूपीएस का भी जिक्र करेंगे, एनपीएस का जिक्र कर रहे हैं पहले। एनपीएस में कर्मचारी के लिए ग्रेजुइटी का भी प्रावधान है, जिसका वर्तमान में अधिकतम सीमाएं जो होती है वो 25 लाख दी गई है, जो टैक्स फ्री है, आपको पता होना चाहिए। और पहले जो था वो आपको 20 लाख था, तो अब 25 लाख कर दी गई है, जिसमें आपको टैक्स फ्री है। अभी यूपीएस में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हुए अब एक एनपीएस को पूरा देखते हैं आंकड़ा, कि आपको रिटायरमेंट के समय में कितना मिल सकता है रिटायरमेंट आपको, यानी एक मुश्त रकम जो होती है वो कितना मिलेगी और पेंशन कितना बनेगा, उसको हम लोग एक एक्सप्लेनिंग रूप से टेबल के अनुसार से देखते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, आपको सबसे पहले आप करेंट एज की बात करें तो आपको 28 बरस के एज में कोई जॉब करता है, एनपीएस में आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो नया नियुक्ति होती है 28 वर्ष के एज में जैसे उनकी नियुक्ति हो जाती है, और उसमें जो भी रिटायरमेंट होता है उनका 60 साल पर ही होता है। पर आप देखिए कि मंथली जो है कंट्रीब्यूशन आप अगर उसमें 7500 करते हैं, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके बेसिक और प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूशन आप करते हैं और 14% गवर्नमेंट करती है। तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन उसमें 7500 हो रहा है, दोनों मिलाकर गवर्नमेंट और आपका, तो यह जो है राशि आपको महीना में 7500 जमा हो रहा है तो आपको साल में 90,000 हो जाएगा। और जैसे ही ये 90,000 हो जाएगा तो एक चीज़ और बता दें कि आपको एनुअल जो है इंक्रीजिंग आपका बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि उसमें इंक्रीमेंट लगता है, उसके साथ साथ आपका डीए का जो है बढ़ोतरी होती है, तो उसमें हम एवरेज एक लेके चलते हैं कि 10% अगर आपका इंक्रीमेंट बढ़ता है डीए ले करके, तो आपका जो अमाउंट हो जाता है वो आपको टोटल अमाउंट 10% बढ़ने के बाद, यानी 90,000 रुपया जो था वो 10% और बढ़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट जो है और भी बढ़ जाएगा।
तो आपका जैसे मान लीजिए कि आपका 10% अकॉर्डिंग आपका बढ़ता है, तो आपका अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट आप जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें 2 करोड़ अमाउंट हो जाता है आपका। जो टोटल इन्वेस्टमेंट आप 10% के अकॉर्डिंग आप करते हैं, तो 10% हमेशा जो है बढ़ते जाता है, 90,000 सालाना होता है, तो उसके बाद आपका 2 करोड़ 2639 रुपया आपका बनता है। अब इसमें देखिए कि आपका जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको अगर डालती है तो शेयर मार्केट में उसका जो है टोटल कॉर्पस जो है एक्चुलेट करके 60 का अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपको 6 करोड़ 89,78,709 रुपया हो जा रहा है। यानी आपको 60 साल होने के बाद में जैसे ही 10% आपको ये जो अमाउंट है वो आपको 60 साल के बाद एक्सपेक्टेड कहा जाता है कि 60 साल के बाद में ये शेयर मार्केट आपको इतना रिटर्निंग देगी। तो अगर आप उसमें से 60% जो होता है ना, वो 60% आप निकालते हैं, इसका 60% जो शेयर मार्केट आपका बना कर रखी थे 6 करोड़ 89 लाख, उसका 60% निकालते हैं तो आपको 4 करोड़ 13,87,225 रुपया का अमाउंट जो है आपको रिटर्न मिलने वाला है। जैसे आपको रिटर्न कैसे मिलेगा, तो आप आपके पास में जो है रिटायरमेंट के समय में ये अमाउंट आपको इन हैंड मिल जाएगी। और देखिए अगर इसमें से जो 40% बचता है, वो 40% अमाउंट आपका ये रहा, 2 करोड़ 75,91,483 रुपया जो है वो आपको 40% अमाउंट है। उस 40% अमाउंट में अगर पेंशन निर्धारित की जाती है पेंशन, तो उस समय हो सकता है कि 6% हो या 7% हो। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1,49,454 रुपया जो है सालाना आपको पेंशन बन रहा है। जैसे आपको इसमें 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आपको पेंशन होता है वो आपको हाथ में आ जाएगा। अब हम लोग यूपीएस में क्या है उसके बारे में हम लोग जान लें, यूपीएस का क्या फंडा है। और टोटल यूपीएस में भी हम अलग अलग जो कॉन्फ़िगरेशन बना के रखें उसके अकॉर्डिंग अब समझाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा यूपीएस का जो है, यूपीएस केस में सेवानिवृत्ति, यानी आप जब रिटायर करते हैं तो उस समय मिलने वाली जो पेंशन होगी उसकी गणना अगर हम करें तो देखिए अंतिम बेसिक अर्थात सेवानिवृत्ति से पिछले 12 महीने का जो आपका बेसिक होगा उसका औसत निकाला जाए तो देखिए आपको 80,000 रुपये मान लीजिए आपका औसत है, बेसिक है। उसके बाद में आपको पेमेंट आपको मिलेगा 80,000 और उसका डीए 40% मान लीजिए आपको मिलता है, तो उसका 32,000 रुपया हो गया। टोटल आपको 30 बरस आप नौकरी करते हैं, तो 30 बरस के एवज में आपकी जो है छमाही बनेगी, वो देखिएगा आपको कितनी बनेगी। पहले आप 30 बरस का सेवा काल करते हैं तो 30 में आप 12 से गुना कर दीजिए तो आपकी मंथली हो जाएगी 360, यानी कुल छमाही अगर निकालें तो उसमें 360 में कुल छमाही आपको 60 है। परंतु सेवा काल का कुल महीनों की अगर गणना करें तो आपको 300 से ज़्यादा महीना का काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूपीएस में जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वो आपको 300 ही माना जाएगा, न कि आपको 360 माना जाएगा। अब हम लोग देखें तो इसको अगर वैल्यू को मान करके देखें तो मान लेते हैं कि Q इजकल टू मंथ है आपका 300 और इमोलमेंट आपका E इजकल टू, जैसे मानते हैं आपको बेसिक प्लस डीए को इमोलेंट मानते हैं, तो 80,000 आपका बेसिक होता है, 32,000 आपका जो है डीए हो जाता है, दोनों मिलाकर के 1,12,000 रुपया आपको बनता है। अब लेट द अमाउंट ऑफ बीसी एंड आईसी, अब आप बेंच कॉर्पस की बात करें और इंडिविजुअल कॉर्पस की बात करें तो आर इक्वल इन दिस केस, अगर आप दोनों इक्वल हो जाता है, जैसे आप 10,000 रुपया 10% आप जमा करते हैं और 10% गवर्नमेंट जमा करती है, तो ये दोनों अगर आपका इक्वल है इसको, तो आपका मान लीजिए कि 40 लाख आपने जमा किया, 40 लाख गवर्नमेंट ने जमा किया, ये माने आपका 40 लाख गवर्नमेंट और 40 लाख अपना, तो दोनों जमा हुआ। अब ये दोनों जो है आपका दोनों मिला के 80 लाख जमा हो चुका है आपके खाते में। तो पेंशन का गणना हम अगर करते हैं तो देखिए आप यहाँ देखिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेंशन बेसिक होता है वो क्या होगा। जैसे ये पी आपको पता होना चाहिए जो आपका ग्रेड पे बेसिक है, और उसके बाद में आपका डीए है टोटल डालेंगे, क्यू की इक्वल टू आपको डालेंगे जितना मंथ आपने जॉब किया है उसको, अगर आप 360 मंथ जॉब किया तो 300 ही काउंट करेंगे। आईसी की मतलब होता है आपका इंडिविजुअल कॉर्पस, और इसमें देखिए
ये आपका जो होगा इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 300 से डिवाइड करेंगे जो आपका मंथ है, और नीचे आपको बीसी रखेंगे, बेंच कॉर्पस, जो आपने जमा किया। ये इंडिविजुअल है और ये गवर्नमेंट जमा करती है, ये दोनों का जो है यहाँ पे डिवाइड करना। ये फार्मूला जो है यूपीएस ने दिया हुआ है। अब ये लमसम आपका जो है अमाउंट हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि आपको रिटायरमेंट के समय में भी अमाउंट कितना मिलने वाला है, उसका भी हम लोग यहाँ पे गणना कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले आप इसकी बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपको 80,000 रुपया जो था वो आपका बेसिक था, और 300 आप मंथ अपना जो है 300 यानी 300 मंथ का जो आपने जॉब किया, उसके बाद में 40 लाख जो है इंडिविजुअल कॉर्पस है, और उसके नीचे आप देख लीजिए 2 जो है डिवाइड करने का फॉर्मूला है, 300 से भी डिवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका जो बेंच कॉर्पस है वो नीचे। अब ये सबसे ये दोनों से ये इससे कट जाएगा, 300 से 300 कट जाएगा, और 80,000 से हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक्यूरेट आपका जो है 40,000 जो है बेसिक बन जाएगा पेंशन के रूप में। तो ये 40,000 जो बेसिक पेंशन बन जाता है, इसकी गणना हम अब यहाँ पे नीचे आकर करेंगे, नीचे करेंगे। तो अभी लमसम की बात, आपको जो पेमेंट मिलेगी आपको इन हैंड जो रिटायरमेंट के समय में, उसकी बात हम करेंगे थोड़ा देर में। अभी जो है इधर देखिए क्या है कि जैसे 40,000 आपका बेसिक बन जाता है यानी पेंशन के रूप में, उसमें डीए मान लीजिए 40% है, तो उसका 16,000 हो गया 40,000 का, और दोनों पेंशन जोड़ दिया जाए तो 40 और 16,000 यानी 56,000 रुपया आपका ओनली पर मंथ आपका पेंशन के रूप में बनेगा। अब ये तो रहा आपका पेंशन का। अब इन हैंड आपके पास क्या मिलेगा, लमसम की बात करें तो गवर्नमेंट जैसे तय करेगी, तो मान लीजिए कि ई इक्वल टू आपका डीए प्लस बेसिक दोनों है, और एल का मतलब है कि आपने कितना मंथ काम किया वो है। तो आपने क्या किया, 60 मंथ काम किया, और दोनों को हम गुना करेंगे, उसमें 10 से डिवाइड करेंगे। ये भी जो है आपका यूपीएस का फार्मूला ही है, जो आपको इन हैंड पैसा जो मिलता है लमसम आपके रिटायरमेंट के बाद में, वो जैसे आपको 6 माही यानी 6 महीना का सैलरी मिलता है। जैसे मान लीजिए आप जितना जॉब करेंगे उसका 6 माही कितना बन रहा है, उतने दिन का सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। उसी तरह से उसमें जैसे आपको बेसिक हो गया और डीए मिला करके जितना आपने मंथ काम किया उसको ऊपर रखेंगे, और नीचे 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपको जो है दोनों आप डिवाइड करते हैं, तो आपका यहाँ पे बन जाता है 6,72,000 रुपया जो है आपको बन जाता है। 6,72,000 रुपये इन हैंड बनता है। ये लमसम की बात करें, रिटायरमेंट की बात, तो आपका ज़्यादा अमाउंट कुछ ऐसा नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा तो आपका रिटायरमेंट के समय में बेस जो आपको पेंशन मिलेगी वो भी 56,000 रुपया है, तो एनपीएस से बहुत कम हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटायरमेंट में वहाँ भी आपको पेंशन दे रही है सरकार, 40% आपका अमाउंट जो जमा है उसका 40% का आपको अमाउंट का पेंशन दे रही है। यहाँ भी पेंशन दे रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट हो गया, आपको एक मुश्त पेंशन का जो है डिफरेंट हो गया, वहाँ पे डिफरेंट नहीं है, अनडिफिनिट है, वहाँ पे कोई ठीक नहीं है कितना पेंशन आपका बन सकता है। तो ये रहा आपका टोटल फंडा जो यूपीएस में है। परंतु इसमें अगर आप मान लीजिए कि बीच में कोई पैसे जो है आपको एक यूपीएस निकालने के लिए प्रावधान दे दी है कि यूपीएस में आप 60% जो है, 40% या 20% आप पेंशन जो है बन रहा है उसमें से आप निकाल सकते हैं, जो आपने पैसे जमा किए। तो उसका फंडा क्या है उसको समझ ले जरा। जो आपका 60% आप निकाल लेते हैं तो क्या आपको पेंशन पर कोई असर पड़ने वाला है, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो देखिए, अगर यदि 60% आप पेंशन का निकालते हैं, पेंशन नहीं कहिए, आपका पैसा जो जमा है वो 60% निकालते हैं, तो निकालने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ से निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपने जैसे यहाँ पे देखिए कुल सेवा का महीना अगर मान लीजिए आपने 30 गुना 12 यानी 360 मंथ आपने काम किया, माने आप उसके, परंतु सेवा काल के कुल महीनों की संख्या 300 से अधिक आती है तो उसमें 300 ही माना जाएगा। अब Q इक्वल टू 300 ले लीजिए, लेट द अमाउंट ऑफ बीसी, आपका जो है बेंच कॉर्पस इतना हो गया 40 लाख जो था पहले ही, और अमाउंट ऑफ आईसी 40 लाख अमाउंट जो है इंडिविजुअल कॉर्पस भी रहा, और विच इम्प्लाई सेल्फ कंट्रीब्यूशन जो आपने जमा कर रहे हैं तो वो 10% जमा कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने 40 लाख जो जमा किया उसमें से आपका 10% जो जमा किया उसका अगर मान लीजिए निकालें तो आपने 20 लाख का ही जमा किया है। 40 लाख में आप क्या है कि
कि 10% आपका है और 10% गवर्नमेंट का है। तो 10% आपका और 10% गवर्नमेंट का है, तो आपको 40 लाख में 10% निकाला जाए तो 20 लाख आपका रहा। तो ये 20 लाख आपका है। उस 20 लाख में आप यहाँ पे देख लीजिए, 20 लाख जो आपका है वही आपका पैसा पैसा है, क्योंकि उसी में से आप निकाल सकते हैं 60%। तो आप इम्प्लाई जो है पार्शियली जो विड्रॉल करेंगे आप 60% ऑफ आईसी सेल्फ कंट्रीब्यूशन के अमाउंट जो है वो आपको 12 लाख मिल जा रहा है, क्योंकि दो आप लोग समझिए 20 लाख का आप समझिए कि 60% निकालेंगे तो आपको 12 लाख रुपया हो रहा है। ये 12 लाख आपको इन हैंड हाथ में मिल जाएगा, जो आपको 60% है। इससे अधिक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका 10% जो जमा हो रहा है उसका 20 लाख हो रहा है। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको क्या असर पड़ेगा आपके पेंशन पे। तो देखिए 40 लाख जो है आपका बीसी है, 40 लाख आईसी है। अब इस आईसी में से 40 लाख में से हमने क्या किया कि 12, यानी आपको पता होना चाहिए कि 12 लाख जो आप निकाल चुके हैं, तो 12 लाख हम माइनस करेंगे, 12 लाख माइनस करेंगे तो आपको बच जाएगा 28 लाख। अब ये 40 लाख में से 28 लाख हो गया। अब इसका जो पेंशन जो बेसिक बनेगा वो कितना बनेगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो सेम प्रोसेस है उसका, जो आपको ऊपर रखेंगे बेसिक कितना है वो रखेंगे, उसके बाद क्यू इक्वल टू मंथ रखेंगे, आईसी इक्वल टू इंडिविजुअल कॉर्पस रखेंगे। तो उसके अनुसार से आपको जो है बेसिक आपका उतना ही रहेगा। मान लीजिए 80,000 बेसिक है, 300 आपने मंथ काम किया, लेकिन आपको बेंच कॉर्पस आईसी यानी इंडिविजुअल कॉर्पस में अंतर हो जाता है। आपने इंडिविजुअल कॉर्पस की बात करें तो आपका 28 लाख रुपया जो है यहाँ पे हो जा रहा है, क्योंकि आपने निकाल चुका है। अब उसको हम डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 300 से 300 कैंसिल। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 से ही काटेंगे तो आराम से आपको हो जाएगा 40,000। तो ये 40,000 तो आपको पहले मिलता था, लेकिन अगर यहाँ पे डिफेक्ट आपको कर दिया तो ये हो जाएगा आपको 28,000 रुपया। ये 28,000 पेंशन आपके हाथ में मिलने वाले हैं। इसमें आपको डीए जो है 40% जोड़ दीजिए तो 11,200 रुपया जुटेगा। तो कुल अमाउंट आपको यानी 28,000 प्लस 11,200, तो आपको अमाउंट हो जाता है जो पेंशन के रूप में आपको मिलने वाला है। तो ये सारा जो है यूपीएस का ये आंकड़ा रहा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीएस और एनपीएस में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। इस तरह से आप आराम से कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारा जैसे 40% है निकाल सकते हैं, 20% भी निकाल सकते हैं। तो इसके आंकड़े के अनुसार से आप जैसे ही निकालेंगे तो आपको डिफेक्ट सीधे पड़ेगा आपको पेंशन पे। तो जितना आप ज़्यादा निकालते हैं उतना पेंशन आपका कम बनेगा, जितना कम निकालिएगा उतना पेंशन आपको ज़्यादा मिलने की चांसेस है। तो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि क्या आपके लिए सुटेबल है, जो आप एनपीएस में रह सकते हैं या यूपीएस में जा सकते हैं। यूपीएस में जाने के लिए आपको 3 मंथ जो है गवर्नमेंट दे रखी है। 3 महीना तक ले आप अपना से चिंतन करें, यानी उसमें आप डिसीजन ले लें, और 3 महीना के बाद अगर डिसीजन आप जो भी लेते हैं वो लाइफ टाइम डिसीजन हो जाता है, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा आपको। तो इसलिए आप सोच समझ के डिसीजन लें। तो अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद।